ये कहानी सुहेल अंसारी के द्वारा लिखी गई किताब ड्रीम, डेमोक्रेसी एंड डेस्टिनी का हिंदी में व्याख्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। दिल थाम लीजिए। सपना, लोकतंत्र और भविष्य। महान साइरस के साथ एक रात। वह रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। खिड़की के बाहर चांदनी की नीली रोशनी में हवा थम सी गई थी। न कोई पंछी, न कोई कीड़ा। सब कुछ जैसे शांत हो गया था, मानो किसी ने चेतावनी दी हो सभी को बस सुनने के लिए। मैं धीरे धीरे नींद में डूब रहा था। दिन भर की थकान और दबाव से मेरा शरीर कांप रहा था और कल की मशीनी भागदौड़ से पहले आराम की जरूरत थी। अगले ही पल मैंने खुद को एक अजीब लेकिन कहीं ना कहीं परिचित जगह पर पाया, जैसे कोई भूली बिछड़ी हुई याद। मेरे सामने एक विशाल हॉल था, शांत लेकिन जीवित सा। दीवारों पर जलते मशालों की लपटें हल्की हल्की नृत्य कर रही थीं। सफेद संगमरमर के फर्श पर उन लपटों की सुनहरी परछाइयां चमक रही थीं। ऊंचे खंभे मानो आसमान तक जा रहे हों। हवा में प्राचीन मंदिर सी धूप और गंध फैली हुई थी। हॉल के अंत में एक सिंहासन था, पत्थर से तराशा हुआ, बहुत भव्य नहीं लेकिन पहाड़ सा अडिग। उस पर बैठा था एक पुरुष जिसकी मौजूदगी ने समय को थमा दिया। उसके वस्त्र शांत नदी की धारा से लहरा रहे थे। मुकुट चमक रहा था लेकिन बिना किसी दिखावे के। उसके चेहरे को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। आंखों में शांति थी और साथ ही गहराई। ऐसी आंखें जिन्होंने इंसान के उत्थान और पतन सब कुछ देखा हो, सब कुछ महसूस किया हो। बिना कुछ कहे ही मेरा दिल बोल पड़ा, महान साइरस। उसने पहले कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाकर मुझे पास आने का इशारा किया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, मानो किसी जादू में। न कोई डर, न कोई संदेह। जैसे ही मैं उसके सिंहासन की सीढ़ियों तक पहुंचा, उसने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखकर गहरी आवाज में कहा, मेरे पास बैठो। मैं बैठ गया। उसी क्षण पूरा हॉल जैसे ठहर गया। मशालें भी जैसे सुनने लगीं। खंभे शांत हो गए। मेरा दिल भी जैसे रुक सा गया। और तभी मुझे एहसास हुआ, अब जो कुछ भी होगा वह समय से पुराना और इस क्षण से नया होगा। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। उसकी नजर भारी नहीं थी बल्कि साफ थी, जैसे कोई नदी किनारे को शांत होकर देख रही हो। मुझे बताओ, अब इस दुनिया पर कौन शासन करता है? कौन राजा है? महान राजा साइरस अब वैसे राजा नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। अब लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं। अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय है लोकतंत्र। मुझे और बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ जरूर महान साइरस। एक तय दिन पर अमीर गरीब, पुरुष महिला सब वोट डालने जाते हैं। हर किसी को बराबर अधिकार होता है। वोटों की गिनती होती है और जिसके पक्ष में ज्यादा समर्थन होता है वही सरकार बनाता है। लेकिन गिनती पूरी होने के बाद सत्ता किसके हाथ जाती है? एक आदमी के या कई लोगों के? कई लोगों के। हम सारी ताकत एक इंसान को नहीं देते। सत्ता बांटी जाती है। एक संसद होती है जो कानून बनाती है। एक सरकार होती है जिसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे नेता होते हैं। और एक न्यायपालिका होती है जो यह देखती है कि सब नियमों का पालन करें, यहां तक कि नेता भी। हाँ, लेकिन सबसे ऊपर होता है संविधान। उसमें लिखा है कि राज्य क्या कर सकता है और क्या नहीं। अगर कोई नेता वादा तोड़े तो अदालत उसे रोक सकती है। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। सब कानून उसी के अनुसार होने चाहिए। अगर नेता नाकाम हो तो जनता अगली बार वोट डालकर उन्हें बदल देती है, युद्ध से नहीं, वोट से। इसे ही हम कहते हैं शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन। युद्ध किए बिना? हाँ, युद्ध किए बिना। हमारा मकसद यही है। कभी कभी हम असफल होते हैं, लेकिन नियम यही है, सत्ता आती भी जनता की इच्छा से है और जाती भी जनता की इच्छा से। वह मशालों की ओर देखने लगा, मानो उनसे जवाब ढूंढ रहा हो। लेकिन गिनती कराने वालों को कौन देखता है? चौकीदार का चौकीदार कौन है? बहुत सारी नजरें। हमारे पास चुनाव आयोग होता है जो चुनाव की रक्षा करता है। ऑडिटर होते हैं जो सरकारी पैसों का हिसाब रखते हैं। स्वतंत्र मीडिया होता है जो नेताओं से सवाल करता है। और नागरिक संगठन होते हैं जो सरकार पर निगरानी रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सब काम जनता के सामने खुला रहे। इसे कहते हैं पारदर्शिता। अगर जनता किसी मूर्ख को चुन ले, तब कानून उस मूर्ख को सीमित रखता है। मीडिया उजागर करता है, अदालत रोकती है और जनता अगले चुनाव में उसे हटा देती है। हमारी ताकत इस बात में है कि हम पूरी तरह गिरते नहीं, और अगर गिरते भी हैं तो दोबारा उठ खड़े होते हैं, बिना हिंसा के। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरे समय में बुद्धिमान राजा आशीर्वाद था और मूर्ख राजा विनाश। तुम कह रहे हो कि अब बुद्धि किसी एक इंसान में नहीं बल्कि व्यवस्था में है। बिल्कुल। आपके युग में महान राजा जरूरी था। हमारे युग में अच्छे कानून और जिम्मेदार नागरिक जरूरी हैं। हम कोशिश करते हैं कि धर्म स्वतंत्र रहे,
राज्य न किसी धर्म को ऊंचा करता है न किसी को दबाता है। धर्म लोगों के दिल का मामला है। राजनीति का काम है सबकी रक्षा करना, खुद धर्म बनना नहीं। तुम बड़े आत्मविश्वास से कहते हो। क्योंकि मैंने इसे काम करते देखा है। यह परिपूर्ण नहीं है, लेकिन गांव का किसान और शहर का प्रोफेसर दोनों बराबरी से अपना नेता चुन सकते हैं, और कोई भी ताकत जो सवालों के सामने खड़ी रह सकती है वही सबसे सुरक्षित होती है। तुमने मुझे नए शब्द दिए हैं, लोकतंत्र, वोट, गुप्त बैलेट, संसद, संविधान, न्यायाधीश, शांतिपूर्ण बदलाव, स्वतंत्र प्रेस। वह इन शब्दों को धीरे धीरे बोल रहा था जैसे कोई नया हथियार हाथ में लेकर परख रहा हो। मैं अभी कोई फैसला नहीं दूंगा। सच्चाई को परखना और समझना जरूरी है। मैं तुम्हारे युग की यात्रा करूंगा और उसके बाद ही अपना जवाब दूंगा। और उसी क्षण आकाश में जैसे कोई नया पन्ना पलट गया। हॉल में एक अनजान ठंडक छा गई। मेरे दिल में उम्मीद और हल्का सा डर एक साथ उठ खड़ा हुआ। सपना खत्म नहीं हुआ था, वह तो अभी शुरू ही हुआ था। हॉल धीरे धीरे बदलने लगा। संगमरमर की जमीन पर फैली सुनहरी चमक मंद हो गई। मशालों की लौ अब नृत्य नहीं कर रही थी, बल्कि कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उन्हें दबा दिया हो। हवा भारी हो गई, मेरी सांसें रुक सी गईं। पहले जो शांति थी, अब वह तूफान से पहले की घनी अंधेरी चुप्पी जैसी लग रही थी। साइरस सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी मुद्रा अब पहले जैसी उत्सुक राजा की नहीं थी। उसके कंधे भारी लग रहे थे, चेहरे पर गहरी उदासी उकेरी हुई थी। उसकी आंखों से शांति गायब थी, वहां अब दुख और पीड़ा थी जो सीधे मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैं तुम्हारे युग की यात्रा करके आया हूं। तुमने जिस आत्मविश्वास से मुझे लोकतंत्र, संविधान, अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता की बातें बताई थी, उनके पीछे मैंने जो देखा वह बहुत कड़वा था, मेरी कल्पना से भी अधिक कड़वा। उसका हाथ सिंहासन के शेर की मूर्ति पर रखा था। ऐसा लगा जैसे पत्थर भी उसकी पीड़ा से भारी हो गया हो। मैंने देखा कि सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। नेता सेवा की बातें करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ धन और शक्ति चाहते हैं। वे चमकदार वादे करते हैं, मगर पीछे से पीठ में छुरा घोंपते हैं। वे युद्ध से नहीं, बल्कि चुनावी चालाकियों और घोटालों से सत्ता चुराते हैं। मुकुट बदल गया, लेकिन भ्रष्टाचार वही का वही है। मशालें तेजी से फड़फड़ाईं और लंबी परछाइयां दीवारों पर कांप उठीं। मैंने देखा कि नेता अपनी ही जनता को बांटते हैं, तलवार से नहीं, बल्कि चालाक शब्दों से। धर्म को धर्म के खिलाफ, जाति को जाति के खिलाफ, पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ भड़का रहे हैं। सदियों पुरानी फूट डालो और राज करो की चाल अब भी जीवित है, बस और ज्यादा चालाकी से। वह खड़ा हो गया। उसके उठते ही हॉल कांपने लगा। मैंने देखा कि तुम्हारी प्रेस खरीदी हुई गुलाम बन गई है। मैंने देखा कि झूठ सच से तेज दौड़ रहा है। मैंने देखा कि ताकत कुछ ही हाथों में सिमट गई है और बाकी जनता चमकदार मनोरंजन और झूठे सपनों में अंधी हो गई है। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह एक मुखौटा है, चमकती सतह के पीछे सड़ा हुआ चेहरा। साइरस अचानक मेरे पास झुक आया। उसकी लंबी परछाई ने मुझे ढंक लिया। मेरे समय में ज्ञान दुर्लभ था, लेकिन लोग उसे खोजते थे। तुम्हारे समय में ज्ञान हर हाथ में है, किताबों में, उपकरणों में, घर घर में, लेकिन लोग फिर भी झूठ को चुनते हैं। वे सोचते नहीं, सवाल नहीं करते, परवाह नहीं करते। यही तुम्हारे युग का सबसे बड़ा दुख है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। एक विश्व विजेता राजा अब टूटा हुआ पिता लग रहा था। मैंने माताओं को ईमानदार मत बनो, इस दुनिया में सच्चाई से जीना मुश्किल है। मैंने दो दोस्तों को बाजार में सुना। वे जानते थे कि उनका नेता भ्रष्ट है, लेकिन वे कस्में खा रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए उसी नेता को सत्ता में लाएंगे। और उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो मूर्ख थे, लेकिन उनको इस बात पर बहुत गर्व था। मैंने शिक्षकों और अधिकारियों को देखा जो पद और अंक के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। मैंने नेताओं को देखा जो गुप्त बैठकों में उद्योगपतियों के साथ हथियारों और सौदों की बात कर रहे थे। मैंने न्यायाधीशों को भी देखा जो सेवानिवृत्ति के बाद धन के लालच में समझौते कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे लोग नहीं हैं। मैंने अच्छे इंसान भी देखे, लेकिन वे अकेले हैं, नजरअंदाज किए गए हैं, हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। यही वह समाज है जिस पर तुम गर्व करते हो। तुम्हारे लोग अपनी ही अंधता, लालच और स्वार्थ के गुलाम हो गए हैं। ऐसे इंसान को कोई संविधान, कोई वोट, कोई व्यवस्था नहीं बचा सकती। हॉल फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति सुखद नहीं थी, असहनीय और दुख से भरी हुई। मैंने सिर झुका लिया। अभी थोड़ी देर पहले जो बातें मैंने गर्व से कही थीं, वे अब मुझे कांच की तरह नाजुक और टूट चुकी लग रही थीं। और मुझे पता था वह रात अभी खत्म नहीं हुई थी, वह तो अब और गहरे अंधकार में उतर रही थी। हॉल अब अंधेरे में डूबा था।
मगर यह अंधेरा खामोश नहीं था, इसमें तलवार की धार जैसी खामोशी थी। साइरस धीरे धीरे सिंहासन से उठा। उसके वस्त्र शांत जलधारा की तरह लहराए। अब वह राजा की शान से नहीं बल्कि एक साक्षी की तरह खड़ा था, जो इतिहास का सच बयान करने आया हो। क्या तुम जानते हो उस पत्थर की सिल को आज भी क्या कहा जाता है जिस पर मेरे शब्द खुदे थे? साइरस सिलेंडर। हाँ, जब तलवारों से दुनिया पर राज होता था तब मैंने ऐलान किया था, कोई इंसान गुलाम नहीं बनेगा, कोई मंदिर नष्ट नहीं किया जाएगा और सम्मान किसी जाति को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका जाएगा। मैंने यह सब पत्थर पर इसलिए लिखवाया था, अपनी शान के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए, क्योंकि मैं जानता था साम्राज्य उठते और गिरते हैं मगर न्याय को हमेशा जिंदा रहना चाहिए। मैंने कैदियों को आजाद किया, मंदिरों को फिर से बनवाया, जीते हुए लोगों को अपने अपने ईश्वर की पूजा करने की आजादी दी। मेरे शब्द परिपूर्ण नहीं थे लेकिन वे एक बीज थे, सत्ता की जमीन में बोया गया इंसानियत का बीज। उसकी आंखों में अब पीड़ा उमड़ आई। लेकिन तुम्हारे युग में मैंने उसी बीज को लालच के बोझ तले कुचला हुआ देखा। मशालें अचानक चटक कर उठीं, परछाइयां कांपने लगीं। तुम लोग खुद को आधुनिक कहते हो, लेकिन मैंने देखा कि इंसान आज भी गुलाम है, लोहे की जंजीरों से नहीं बल्कि भूख, गरीबी और अपमान से। मैंने देखा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जलाए और तोड़े जा रहे हैं, उसी ईश्वर के नाम पर जिसने कभी खून की मांग नहीं की। मैंने देखा कि नागरिकों को तलवार से नहीं बल्कि तोड़े मरोड़े हुए कानूनों से डराकर चुप कराया जा रहा है। उसका चेहरा सख्त हो गया, आवाज ऊंची हो गई। मैंने देखा कि नेता लोकतंत्र का दिखावा करते हैं लेकिन वोट को चोरी करते हैं। मैंने देखा कि वे संविधान पर कसम खाते हैं मगर अपने फायदे के लिए उसे पैरों तले रौंदते हैं। मैंने देखा कि अदालतें बिक रही हैं, प्रेस दबाई जा रही है और न्याय बाजार में बिक रहा है, और फिर भी तुम इसे स्वतंत्रता कहते हो। संगमरमर का फर्श तक कांप उठा, जैसे उसकी पीड़ा ने धरती को हिला दिया हो। तुम्हारे लोकतंत्र की कीमत क्या है अगर वोट ही चोरी हो जाए? तुम्हारे संविधान का मूल्य क्या है अगर यह कमजोर को बचा ही न सके? तुम्हारी आजादी का मतलब क्या है अगर हर दिन सच का गला घोंटा जाए? उसकी बातें मेरे सीने पर बिजली की तरह गिरी। मैं नजरें झुकाकर खड़ा रह गया। पत्थर अब भी मौजूद है, शब्द अब भी मौजूद है, लेकिन उनकी आत्मा टूट चुकी है। चार्टर संग्रहालयों में बचा है मगर दुनिया विश्वासघात पर चल रही है। हॉल एक भयावह चुप्पी में डूब गया। मुझे सिर्फ मशाल की धीमी धीमी सरसराहट और अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। साइरस के शब्दों ने मेरा हर गर्व चकनाचूर कर दिया, और तभी मुझे समझ आया, टूटा हुआ चार्टर ही नहीं, मेरा विश्वास भी टूट गया था। हॉल अब पहले से भी ज्यादा अंधेरे में डूबा था। मशालों की लौ बहुत कमजोर हो गई थी, जैसे थककर बुझने वाली हो। साइरस धीरे धीरे सिंहासन से उठा और मेरी ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, हर कदम में सदियों का बोझ था। उसकी लंबी परछाई ने मुझे ढंक लिया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाथ मजबूत था लेकिन उसमें हल्की कांप थी, किसी राजा की नहीं बल्कि ऐसे इंसान की जिसने बहुत दुख देखे हों। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहां गुस्सा नहीं था, आदेश नहीं था, बस गहरा दुख था, इतना गहरा कि मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने तुम्हें तुम्हारे युग की बीमारियां दिखा दी, भ्रष्टाचार, विभाजन, घायल धरती, विकृत विश्वास, तकनीक की गुलामी और लालच के युद्ध। तुम्हारा यह युग जिसे तुम उन्नत कहते हो एक दिन ढह जाएगा। तुम्हारा घमंड तुम्हें गिरा देगा, तुम्हारा लालच तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी नफरत तुम्हारी ताकत तोड़ देगी, और उस बर्बादी से अगर कोई उम्मीद बचेगी तो वह होगी इंसानियत का खुद को फिर से पहचानना। उसी दिन रोशनी लौटेगी। उसकी आवाज धीमी थी मगर शब्द किसी पहाड़ जितने भारी थे। मेरे सामने दृश्य बदल गए। मैंने जलते हुए शहर देखे, रोते हुए बच्चे, सूखी नदियां, टूटे हुए राष्ट्र, लेकिन उसी के साथ मैंने यह भी देखा, लोग हाथों में हाथ डालकर एकजुट होकर खड़े हैं और अपनी खोई हुई इंसानियत को फिर से पा रहे हैं। अचानक कुछ अजीब हुआ। साइरस की आंख से आंसू की एक बूंद निकली। मशाल की मंद रोशनी में वह चांदी जैसी चमकी। धीरे धीरे वह बूंद मेरे हाथ पर गिर पड़ी। मैं सन्न रह गया, मेरा दिल कांप उठा। वह आंसू सिर्फ पानी नहीं था, वह इतिहास से भविष्य का संदेश था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा हुआ दीपक था। उसी पल पूरा महल घुलने लगा। मशालें बुझ गईं, संगमरमर की दीवारें गायब हो गईं, चुप्पी टूट गई। मैंने आंखें खोलीं। मैं अपने कमरे में था। रात अब भी गहरी थी। मेरा सीना तेजी से उठ गिर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पर वह आंसू अब भी मौजूद था, एक छोटी सी चमकदार बूंद जो चांदनी में जगमगा रही थी। मैं उसे देखता रह गया।
हाथ कांप रहा था, लेकिन उसे पहुंचने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था वह आंसू सिर्फ आंसू नहीं था, वह एक जिम्मेदारी था, एक संदेश था, एक लौ थी जो प्राचीन युग से मेरे हाथों में आई थी। सपना खत्म हो गया था, लेकिन उसकी गूंज अब शुरू हुई थी। मैं बिस्तर पर बैठा था, सांसें तेज थीं, दिल अब भी उस सपने के तूफान में डूबा हुआ था। उस पल मुझे समझ आया, यह सपना सिर्फ एक याद के तौर पर नहीं मिला, यह मुझे एक जिम्मेदारी के रूप में सौंपा गया है। उसके शब्द मेरे भीतर बिजली की तरह गूंजने लगे। टूटा हुआ चार्टर, जहरीली राजनीति, अंधी जनता, घायल धरती, विकृत विश्वास, तकनीक की गुलामी, लालच के युद्ध। और फिर उसकी फुसफुसाहट याद आई, इंसानियत जब खुद